हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स में। आज हम देखेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होता है? ऑक्यूलेशन ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज बाय ब्लड क्लॉट। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, हार्ट में जो आर्टरीज होती है उनमें अगर ब्लड क्लॉट जम जाता है तो उसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। ये DVTs के कारण हो सकता है, दैट हैव ब्रोकन ऑफ एंड ट्रेवल टू द पल्मोनरी आर्टरीज सर्कुलेशन। DVTs मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है, मतलब कि वेन्स में भी अगर ब्लड क्लॉट हो गया है तो उस वजह से जो सर्कुलेशन हो जाता है वो डिसरप्ट हो जाता है। ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल डेथ इन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या हो गया? कॉज होता है किसी हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट की डेथ के लिए। ठीक है। इसके सोर्सेस मतलब कैसे हो सकता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म? DVT मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस से, IEC ऑफ राइट साइड ऑफ हार्ट मतलब इंट्रावेंशनल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक कॉन्ग्रेंस। ठीक है। फिर है एयर एम्बोलिज्म, अगर आर्टरीज या वेन में एयर जम जाए, फैट के ऑक्यूलेशन के कारण, एमनियोटिक फ्लूइड या कोई इन्फेक्शन हो जाए, सेप्टिक, और ट्यूमर मतलब अगर कोई ट्यूमर फॉर्म हो गया हो वेन्स में, आर्टरीज में, तो उसकी वजह से भी एम्बोलिज्म हो सकता है। फिर रिस्क फैक्टर, तो इसमें वेरचो ट्रायड देखते हैं। तो इसमें सर्कुलेटरी स्टेटस और एंडोथेलियल इंजरी और हाइपर कोगुलर स्टेट, ये 3 चीज़ें अफेक्ट करती है। ठीक है। VTE इज़ मोस्ट प्रिवेंटेबल इन 3 क्लिनिकल कंडीशन। VTE मीन्स वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, वेन का जो एम्बोलिज्म होगा वो। ठीक है। इसमें 3 क्लिनिकल कंडीशन क्या है? मेजर सर्जरी, पर्टिकुलर इफ़ इट इज़ कैंसर रिलेटेड इन या इन्वॉल्व इन हिप और नी, अगर कोई मेजर सर्जरी हुई है कैंसर से रिलेटेड। फिर एक्यूट स्ट्रोक मतलब ब्लड फ्लो जो होता है हार्ट में, ब्रेन में जो ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है तो उसकी वजह से एक्यूट स्ट्रेस। फिर मेजर ट्रॉमा जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ये 3 मेडिकल कंडीशन हैं जिसके कारण पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। और ज़्यादा रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं देखते हैं। प्रायर DVT और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पहले अगर कोई डीप वेन थ्रोम्बोसिस हुआ है या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है तो वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मैलिग्नेंसी कैंसर, ओबेसिटी, स्मोकिंग, एस्ट्रोजन, प्रेगनेंसी, लोअर लिम्ब इंजरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन या ट्रैवल के कारण। फिर है सर्जरी रिक्वायर लेस देन 30 मिनट जनरल एनेस्थीसिया। फिर अगर 40 से अबव एज है, वेनस स्टेसिस मीन्स एबनॉर्मल ब्लड फ्लो हो जाता है वेन में तो उसके कारण वेनस स्टेसिस हो जाता है जो कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म का कॉज है। फैक्टर V लेडन म्यूटेशन मतलब जो फैक्टर 5 होता है उसके म्यूटेशन हो जाए तो। प्रोटीन C की डेफिशिएंसी, प्रोटीन S डेफिशिएंसी एंड एंटी थ्रोम्बिन डेफिशिएंसी। अब जैसे एंटी थ्रोम्बिन जो प्रोटीन होते हैं उनकी डेफिशिएंसी, प्रोथ्रोम्बिन क्या म्यूटेशन हो जाए, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज़ और सॉल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्टर एंड एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम अगर हो जाए, और हाइपर होमोसाइटोसिस्टाइनिमिया मतलब इसमें जो ये हीमोसाइस्टिन जो होता है एक अमाइनो एसिड होता है जो कि ब्लड में होता है, तो वो कब फॉर्म होता है? प्रोटीन के सिंथेसिस के टाइम में। प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होता है तब ये अमाइनो एसिड बनता है। अगर ये इंक्रीज़ हो जाए, इसका लेवल इंक्रीज़ हो जाए ब्लड में तो उसकी वजह से भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है। फिर है ICV रिलेटेड फैक्टर मतलब इंट्रा सेरिब्रो वेंटिकुलर फैक्टर क्या होंगे? इमोबिलिटी,
न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस, ड्रग इंड्यूस्ड पैरालिसिस, सेंट्रल वेनस कैथेटर, देन सीवियर सेप्सिस के कारण भी ये फैक्टर होंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म के। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मतलब स्मॉल पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है, सिम्टम्स शो नहीं होते, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होता है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट। फिर मीडियम पल्मोनरी एम्बोलिज्म में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, हेमोप्टाइसिस, प्लूराइटिक चेस्ट पेन होता है, टैकीकार्डिया, टैकीपनिया, प्लूरल रब होता है। मैसिव जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है उसमें डेथ, शॉक, सीवियर सेंट्रल चेस्ट पेन, पैलोर, सिनकैप, स्वेटिंग, सेंट्रल साइनोसिस, एलिवेटेड JUP मतलब जो जुगुलर वेन जो होती है वहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है, लाउड P2 एंड S2 स्प्लिट, ये जो हार्ट के जो अपना सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है उसके कंपोनेंट है ये। और फिर DVT, ये सिम्टम दिखाई देंगे मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। डायग्नोसिस क्या कर डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे इसमें दिखेगा मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, प्लूरिस, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, प्लूरिसी, इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरा, जो प्लूरा मेम्ब्रेन होती है उसका इन्फ्लामेशन हो जाएगा, न्यूमोनिया हो जाएगा, लंग्स की जो पेरेन्काइमा टिश्यू होती है उसमें इन्फ्लामेशन, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोथोरिक्स हो सकता है और कोस्ट्रोकॉन्ड्राइटिस हो सकता है, जो कि जो कार्टिलेज होते हैं रिब्स के स्टर्नम से जो कवर कार्टिलेज होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा, रिब्स। देन इन्वेस्टिगेशन आता है तो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कर सकते हैं, CBC, कोएगुलेशन प्रोफाइल, ESR, LDH, ABG और D डाइमर, सेंसिटिव बट नॉट स्पेसिफिक है D डाइमर करना। अप टू 80% ऑफ ICU पेशेंट हैव एलिवेटेड D डाइमर इन द एब्सेंस ऑफ VTE, है ना। मोर देन 500 mg/dl D डाइमर शो होगा, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है, एल्वेलर आर्टियल ऑक्सीजन ग्रेडियंट। ये ऑक्सीजन ग्रेडियंट फार्मूला होता है, मतलब ब्लड में कितना ऑक्सीजन फ्लो हो रहा है उस चीज़ के फार्मूला दिया हुआ है। फिर ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कर सकते हैं, इमेजिनरी के लिए चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं। हम जब एक्सरे करेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए तो उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या दिख रहा है, जैसे हेम्पटम्स, हम्प मतलब जो लंग टिश्यू होते हैं उनमें डेथ हो जाती है ब्लड के कमी के कारण, तो ये साइन देखते हैं। फिर वेस्टर्न मार्क साइन मतलब वहाँ पे डार्कर साइन दिखेगा लंग्स में जो कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म का साइन रहेगा। लोअर लिम्ब वेनस सिस्टम अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो चेक कर सकते हैं और फिर CT पल्मोनरी एंजियोग्राफी कर सकते हैं, पल्मोनरी और एंजियोग्राफी कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ टेस्ट है जैसे इकोकार्डियोग्राफी एंड कार्डियक ट्रोपोनिन। मैनेजमेंट के लिए आएगा, एमरजेंसी मैनेजमेंट देना है और फर्दर मैनेजमेंट के लिए एंटीकोएगुलेशन और थ्रोम्बोलाइसिस कर सकते हैं, ठीक है, जो थ्रोम्बस फॉर्म हुआ है उसको तोड़ने के लिए। फिर है रिससिटेशन में एयरवे, ब्रीथ सर्कुलेशन, ऑक्सीजन 100% देना है। फिर IV असिस्ट करनी है, बेसलाइन ब्लड प्रोवाइड करना है, इंक्लूड क्लॉटिंग प्रोफाइल ECG। एनाल्जेशिया प्रोवाइड करा सकते हैं जैसे मॉर्फिन, मैनेजमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक, फ्लूइड एंड इंट्रोपस डोबुटामाइन से कार्डियोजेनिक शॉक को भी मैनेज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी में स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, एंटीप्लेस, रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर प्रोवाइड करा सकते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज देना है जिसका एम होगा पल्मोनरी वैस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करना, इम्प्रूव राइट वेंट्रिकुलर एफिकेसी
करेक्ट द हीमोडायनामिक स्टेबिलिटी। फिर है एंटीकोगुलेंट थेरेपी क्या दे सकते हैं, हिपेरिन 5,000 to 10,000 यूनिट IV लोडिंग डोज, then 1,000 unit per hour IV infusion drip. Duration 7 to 8 days or till clinical improvement. Follow up by patient 1.5 to 2.5. मतलब हिपेरिन प्रोवाइड कराना है जो एंटीकोगुलेंट होता है। फिर है एम्बोलेक्टॉमी कर सकते हैं, मतलब जो एम्बोलिज्म जो फॉर्म हो चुका है उसको सर्जरी के थ्रू रिमूवल कर सकते हैं, कैथेटर के थ्रू, और मैसिव लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, तो उसे भी एम्बोलिज्म जो हो गया है उसे निकालना है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म के, इंस्टेंट डेथ हो सकती है, क्रॉनिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड रिकरेंस हो सकता है। प्रिवेलेंस कैसे कर सकते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म का, तो देखते हैं कि prophylaxis is the single most important measure for ensuring patient safety in hospitalized patient। ठीक है, प्रोफाइलैक्सिस यूज़ करनी है। कॉम्प्रेसिव स्टॉकिंग, एस्प्रिन, एंटीकोएगुलेशन, मैनेजमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर एंड फॉलो। ये हो गया प्रिवेंशन हो गया पल्मोनरी एम्बोलिज्म के। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा नर्सिंग नोट्स के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। मुझे टेलीग्राम में भी ज्वाइन करें और इंस्टा चैनल को भी फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।